आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज के इस हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। ये आपको एक ऐसा टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री का जो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसका एप्लीकेशन आपको क्लास 12th में केमिकल काइनेटिक्स ग्रुप में मिलता है। तो आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो के अंत तक देखिएगा एंड इस वीडियो के सीरीज के जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारे के सारे वीडियोस को आप लोग देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये सेशन बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को इस तरीके से डील करेंगे कि जिससे कि आपका जेई, नीट, हर तरीके की प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो के अंदर बने रहेगा। वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर करते हैं दोस्तों में, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के रेगुलरली अपडेट्स। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने का क्या मकसद है। ठीक है ना, आपको इस चैप्टर के अंतर्गत ये पढ़ना पड़ेगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होता है तो वो केमिकल रिएक्शन आपको कितना परसेंट होता है, मींस आपको वो कहां पे जाके रुकता है, मतलब आफ्टर द रिएक्शन आपको क्या सब मिलता है, क्या कोई रिएक्शन 100% कंप्लीट होता है, इन सब के बारे में हम लोग को अच्छी तरीके से स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग ध्यान से देखते हैं, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आपको ये चैप्टर क्या कहना चाहता है। जैसे हम लोग बात करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है, रिएक्टेंट्स जो होता है ना, रिएक्टेंट्स वो किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट्स में। ठीक है, प्रोडक्ट्स में आपको कन्वर्ट होता है क्या करके, तो केमिकल रिएक्शन करके। ठीक है ना, मतलब आपको रिएक्टेंट्स होता है ना प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है। चलिए, तो आफ्टर द रिएक्शन आपको क्या मिलता है, देखिएगा ध्यान से। आफ्टर द रिएक्शन जो मिलता है आपको, आफ्टर द रिएक्शन मतलब रिएक्शन पूरी तरह से हो जाने के बाद। अब रिएक्शन पूरी तरह से हो जाने के बाद कहने का सेंस क्या होगा कि रिएक्शन होते होते आपको एक ऐसा स्टेज मिलता है जहां पे क्या होता है ना कि आपको जो भी कुछ चेंजिंग हो रहा होता है, जैसे कॉन्सेंट्रेशन का चेंजिंग, कलर का चेंजिंग, हीट का चेंजिंग, ये सब जो चेंजिंग हो रहा होता है, प्रेशर का चेंजिंग, ये सब बिल्कुल थम सा जाता है, रुक सा जाता है। मतलब अब आपको कोई ऑब्जर्वेबल चेंज नहीं दिखाई देता है, समझे ना, कोई कंसिडरेबल चेंज नहीं दिखाई देता है। तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि रिएक्शन ये रुक चुका है। ठीक है ना, तो रिएक्शन के रुकने के बाद जो आपको मिलता है आफ्टर द रिएक्शन, तो आपको क्या मिलता है, रिएक्शन मिक्सचर मिलता है ना, रिएक्शन मिक्सचर मिलता है। अब चलिए रिएक्शन मिक्सचर में आपको क्या मिलता है, इसको जरा हम लोग स्टडी करते हैं। तो चलिए, रिएक्शन मिक्सचर में आपको दो चीज मिलता है, दो चीज। एक होता है अनरिएक्टेड रिएक्टेंट, आपको एक ये मिलता है। ठीक है, अनरिएक्टेड रिएक्टेंट मतलब क्या होगा, रिएक्टेंट्स 100% आपको प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ होगा, कुछ परसेंट आपको रिएक्टेंट्स का बचा रह गया होगा। ठीक है ना, तो आपको क्या मिलता है, अनरिएक्टेड रिएक्टेंट्स मिलता है। उसके बाद क्या मिलता है आपको जी, प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, प्रोडक्ट मिलता है। कोई दिक्कत है किसी को भी? तो चलिए यहां पे आप देखिए कि आफ्टर द रिएक्शन मतलब रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टेंट्स जो होता है ना किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। और एक ऐसा ड्यूरेशन आता है जहां पे आपको रिएक्शन ऐसा लगता है कि रुक सा गया है। कैसे पता चलता है, कलर में चेंजिंग जो हो रहा होता है रुक जाता है, प्रेशर का जो चेंजिंग हो रहा होगा वो रुक जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंजिंग हो रहा होगा वो रुक जाएगा, आपको कोई टेम्परेचर का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा होगा, समझे ना, ये रुक जाएगा। तो ये सब रुकने के बाद मुझे ऐसा लगता है, हम लोग को ऐसा लगता है कि ये केमिकल रिएक्शन रुक चुका है। तो उस रुकने के बाद जो हम लोग अब जो पूरा का पूरा रिएक्शन मिक्सचर को देखेंगे तो उसमें क्या क्या मिलेगा, तो कुछ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट्स मिलेगा एंड प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है ना, तो अब हम लोग को क्या करना है, यही चीज स्टडी करना है कि अनरिएक्टेड रिएक्टेंट्स जो मिला है वो कितना अमाउंट में हो सकता है, प्रोडक्ट जो मिला है कितना अमाउंट में हो सकता है। अच्छा, किस कंडीशन में आपको ये अनरिएक्टेड रिएक्टेंट्स मिल रहा है, किस कंडीशन में आपको क्या हो रहा है, प्रोडक्ट का अमाउंट कम मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, कौन सा रिएक्शन आपका फिजिबल होगा, मतलब कौन सा रिएक्शन पॉसिबल होगा, कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, किस रिएक्शन के केस में क्या होगा कि इसका अमाउंट बहुत कम मिलेगा एंड इसका अमाउंट ज्यादा मिलेगा। इन सब के बारे में अच्छी तरीके से हम लोग क्या करना है, इस चैप्टर में स्टडी करना है। और इसलिए इसका नाम दिया गया है केमिकल इक्विलिब्रियम। क्योंकि आपको जिस टाइम में लग रहा है कि रिएक्शन रुक गया तो वहां पे ना एक स्टेज आपको क्या होता है ना, वो डेवलप हो जाता है और उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। जिस केस में क्या होता है, जिस स्टेज में क्या होता है कि आपको रिएक्टेंट्स का कन्वर्शन प्रोडक्ट में हो रहा है एंड एट द सेम टाइम प्रोडक्ट्स का कन्वर्शन आपको क्या होगा, रिएक्टेंट्स में भी हो रहा होता है, जहां पे क्या होगा
कि मतलब दोनों का स्पीड इक्वल होगा, मतलब अगर दो मॉलिक्यूल आपका कंबाइन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो प्रोडक्ट का भी दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, और इसलिए आपको ऐसा लगता है कि ना उसका चेंज हो रहा है ना इसका चेंज हो रहा है, किसी का कुछ चेंज नहीं हो रहा है, मतलब रिएक्शन रुक गया है, ठीक है ना। तो हम लोग को अब क्या करना है, इसी के बारे में अच्छी तरीके से स्टडी करना है। बाद में हम लोग क्या करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसका हम लोग सारा का सारा कंडीशन पढ़ेंगे कि किस कंडीशन में केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव करता है, केमिकल इक्विलिब्रियम का क्या सब कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में, ठीक है ना। चलिए इसको नोट तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन में। मतलब आपको इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन का दो टाइप पढ़ना है, ठीक है ना। तो एक है आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा है रिवर्सिबल रिएक्शन। हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके पॉइंट स्टडी करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में आखिरकार क्या क्या होता है, किस किस तरीके का फिनोमेना होता है। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा जी, इरिवर्सिबल रिएक्शन मैंने पहले लगाया है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये क्या होगा, एक ऐसा रिएक्शन होगा जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में आपको क्या करेगा, अकर करेगा। मतलब रिएक्टेंट से सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्सन होगा, प्रोडक्ट वापस आकर के रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए इसके डेफिनेशन में मैं मेंशन किया हूं, द केमिकल रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट कैन नॉट कन्वर्ट बैक टू रिएक्टेंट्स। मतलब ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि प्रोडक्ट जो होगा ना वो वापस आपको रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा। बट इस केस में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ आपका जी, द केमिकल रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट कन्वर्ट बैक इनटू रिएक्टेंट्स। मतलब इसमें क्या होगा कि आपको प्रोडक्ट जो होगा ना वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, रिएक्टेंट्स में, ठीक है। ये पहला बात हो गया क्लियर। रिवर्सिबल नाम से स्पष्ट हो रहा है, उल्टा भी हो सकता है यहाँ पे, मतलब आगे भी पीछे भी, समझ बात आ रहा है ना जी, है ना। मतलब फॉरवर्ड भी एंड बैकवर्ड भी, बस यही चीजें हैं कि मतलब अगर जो रिएक्टेंट्स होगा आपस में कंबाइन करेगा, कंबाइन करने के बाद क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, वो वापस से कंबाइन करके क्या होगा, रिएक्टेंट का फॉर्मेशन करेगा। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, अमोनिया का फॉर्मेशन मैं यहाँ पे दिखाया हूं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन किया है, अमोनिया का फॉर्मेशन किया है, अमोनिया वापस से टूट करके और फिर क्या करेगा, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का फॉर्मेशन किया है। उसी तरह से देख सकते हैं हाइड्रोजन एंड आयोडीन, ये आपस में कंबाइन करके क्या किया है, हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन किया है, ये वापस टूट करके आपको हाइड्रोजन एंड आयोडीन का फॉर्मेशन किया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, आपको Fe को अगर हम लोग स्टीम के साथ हम लोग रिएक्शन करा देंगे, लगभग 1170 केल्विन पे होता है रिएक्शन, ठीक है ना। तो अगर रिएक्शन करा देंगे एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर में, तो वहां पे क्या होगा, आपको ये कंपाउंड बनेगा और फिर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ठीक है ना। और एट द सेम टेम्परेचर क्या होगा, अगर कंटेनर क्लोज्ड है तो वापस रिएक्शन करके और फिर से आपको ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बात एकदम 100% समझ आ गई। चलिए इसके एग्जांपल के बारे में देखते हैं। NaCl H2SO4 से कंबाइन करके Na2SO4 बनाएगा और HCl बनाएगा। अब ये दोबारा आपस में कंबाइन करके ये कभी नहीं बना पाएगा, ठीक है ना। एक बार आपको रिएक्शन हो गया तो हो गया, और वापस ये कभी भी कंबाइन करके इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए जड़न हो गया, उसी तरह से H2SO4 से कंबाइन करें तो जड़न बनाएगा और आपको क्या होगा, H2 बनेगा। तो एक बात बस ध्यान रखिएगा कि इस रिएक्शन में, इरिवर्सिबल रिएक्शन में जितने भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो ज्यादातर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है, कहने का सेंस क्या है, एसिड एंड बेस के बीच का रिएक्शन, तो आपको यहाँ पे वो ज्यादातर रिएक्शन देखने को मिलेंगे इस केस में, इरिवर्सिबल रिएक्शन के केस में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, प्रोसीड्स इन ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन। सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ये रिएक्शन अकर करेगा और वो क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। कहने का सेंस है रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करेगा और कंबाइन करने के बाद क्या बनाएगा, आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। 100% क्लियर जी, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, आपको इसमें क्या है, तो दोनों साइड में होगा भाई, आगे भी और पीछे भी, है ना। कहने का सेंस है रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, और प्रोडक्ट आपस में आपको क्या होगा जी, कंबाइन करके वापस से रिएक्टेंट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखिए इसलिए प्रोसीड्स इन बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। बैकवर्ड कहने का सेंस है आगे, फॉरवर्ड कहने का सेंस है पीछे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, जनरली पॉसिबल इन वन कंटेनर, सिर्फ और सिर्फ, मतलब सॉरी, ये पॉसिबल जो होगा सिर्फ और सिर्फ आपको आप ओपन कंटेनर में, सॉरी
ओपन कंटेनर, वन नहीं, ओपन कंटेनर। ओपन कंटेनर कहने का सेंस क्या होगा, अगर कोई मान लो सॉलिड सब्सटेंस है, आप उसको हीट किए, हीट करने के बाद कुछ सॉलिड सब्सटेंस बना और उसके साथ कुछ गैस बना, अब वो आपको ओपन कंटेनर रहेगा तो गैस बन के उड़ गया, तब भाई बचा ही नहीं जो आपस से कंबाइन करेगा उस सॉलिड रेसिड्यू से, जो फिर से क्या होगा आपको रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। तो आप समझ में आ गया ना कि मतलब ओपन कंटेनर में क्यों होता है, क्योंकि ओपन कंटेनर में होने के बाद, रिएक्शन होने के बाद तो अलग अलग प्रोडक्ट जो है इधर उधर भाग जाएगा, है ना, तो वापस से उसको क्लोज आने का मौका ही नहीं मिला जिससे कि रिएक्शन करके वापस से कन्वर्ट हो सकेगा रिएक्टेंट्स में। जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट आप लोग जानते हैं, सब लोग बचपन से रिएक्शन उसका पढ़ते आ रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करेंगे तो वहां पे क्या होगा, CaO एंड CO2 बनाएगा। अगर वो ओपन कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है तो वो CO2 गैस बन के उड़ गया, तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ CaO बचा। तो मतलब अब उसके पास CO2 है ही नहीं जो वापस से कंबाइन करके CaCO3 बनाएगा। बस यही चीजें होती हैं कि अगर ओपन कंटेनर का हम लोग सहारा ले रहे हैं, ओपन कंटेनर कहने का सेंस पूरी तरह से एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड होगा, तो वहां पे क्या होगा, जो भी कुछ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनेंगे, जो गैसेस होंगे वो उड़ जाएंगे, तो बचेगा ही नहीं जो वापस से रिवर्सिबल रिएक्शन हो पाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ओपन कंटेनर में लिया करते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे क्लोज कंटेनर लेना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि यहां पे हम लोग एक पॉसिबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं कि अगर आपको रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन किया, जैसे नाइट्रोजन एंड आपको ये दोनों आपस में कंबाइन किया और बनाया ये, अब भाई बताइए आपका क्या होगा, ये कंटेनर के अंदर में रहेगा तब तो वापस से टूट करके सेम कंडीशन पे और इसमें कन्वर्ट होगा। चलो भाई हटाओ, उसकी बात हम लोग नहीं करते, हम लोग यहाँ बात करते हैं। हम लोग आयरन का स्टीम के साथ रिएक्शन कराएंगे, है ना। स्टीम ये एक्चुअली है वाटर से रिएक्शन, बट ये होता क्या, वाटर का स्टीम फॉर्म रिएक्शन करता है, ठीक है ना। तो स्टीम से अगर रिएक्शन कराते हैं तो ये बनाएगा Fe3O4 और H2। अब खुद सोचो आप लोग कि अगर कंटेनर ओपन रहेगा, ये तो बनेगा सॉलिड में, बट ये जो है ना हाइड्रोजन जो रहेगा गैसेस फॉर्म में रहेगा, वो उड़ भी जाएगा, है ना, एयर में निकल जाएगा। तो आपके पास क्या हुआ कि कंटेनर के अंदर में सिर्फ और सिर्फ Fe3O4 रह गया, हाइड्रोजन गैस तो रहा नहीं जो आपस से कंबाइन करके इसमें कन्वर्ट होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्लोज कंटेनर लेना बहुत जरूरी होता है, ताकि जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसका एकदम बिल्कुल जो अमाउंट हम लोग लिए थे, जो अमाउंट होना चाहिए था, वो पूरा का पूरा एग्जैक्टली प्रेजेंट रहेगा, जो आपस में कंबाइन करके और वापस क्या होगा, कन्वर्ट होगा किसमें जी, आपको रिएक्टेंट्स में। 100% हो गया क्लियर जी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। दिस डू नॉट अटेन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहने का सेंस है एक ऐसा स्टेज जहां पे आपको ये लगेगा कि रिएक्शन रुक गया है। कहने का सेंस है कि रिएक्शन में आपको रिएक्टेंट्स अगर 5 मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट्स में, तो एट द सेम टाइम प्रोडक्ट्स आपको कन्वर्ट होकर के 5 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट का सप्लाई कर रहा होगा। कहने का सेंस है यहाँ पे आपको रिएक्टेंट्स का कन्वर्सन प्रोडक्ट्स में एंड प्रोडक्ट्स का कन्वर्जन रिएक्टेंट्स में हो रहा होगा सेम रेट से, सेम स्पीड से। कहने का सेंस है फॉरवर्ड रेट एंड बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन दोनों का दोनों इक्वल होगा। तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं बनता है। वो इसलिए नहीं बनता है क्योंकि इसमें बैकवर्ड रिएक्शन तो पॉसिबल होता ही नहीं है ना, बैकवर्ड रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल होता ही नहीं है, और इसलिए यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम वाली बातें नहीं आएगी, ठीक है ना, ध्यान रखें इन बातों को। बट यहाँ पे तो आएगी क्योंकि यहाँ पे तो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों का दोनों रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई भी रिएक्शन एक इक्विलिब्रियम स्टेज को अचीव करेगा ही करेगा आफ्टर सम टाइम, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, रिएक्टेंट्स आर जनरली कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट जो का जनरली आपको यहाँ पे क्या होता है ना, आपको कन्वर्ट होता है। अब अप्रॉक्स यहाँ पे कैलकुलेटेड डाटा है कि जब भी आप कोई भी रिएक्टेंट्स को लेते हैं और अगर वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो 98% तक, मैक्सिमम 98% तक आपको रिएक्टेंट जो होता है ना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, मैक्सिमम। अब 2% हो सकता है बचा रह जाएगा, ठीक है ना, वैसे भी थोड़ा बहुत बचा रह ही जाता है। किसी केस में 100% कंप्लीशन भी हो सकता है, अगर बहुत बेहतरीन सा स्पेसिफिक कंडीशन एकदम बिल्कुल हम लोग सेटअप कर रखे तो, ठीक है ना। वैसे इक्का दुक्का मॉलिक्यूल तो बच ही जाएगा, ठीक है ना। तो बस यही बातें हैं। अब यहाँ पे 98% कंप्लीट हो रहा है, कम बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है ना। मतलब कहने का सेंस है यहाँ पे रिएक्शन लगभग कंप्लीशन के टुवर्ड्स में होता है, बट इस केस में ऐसा
नहीं होगा। इस केस में क्या होगा, रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होगा, रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होगा। एक ऐसा स्टेज अचीव कर लेता है जहां पे आपको रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहेगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहेगा, दोनों का दोनों सेम स्पीड से, सेम रेट से, और इस वजह से क्या होता है कि रिएक्शन एक स्टेज पे जाके रुक जाता है, मतलब वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। आफ्टर द रिएक्शन कुछ अनरिएक्टेड आपको रिएक्टेंट्स बचा रह जाता है और कुछ प्रोडक्ट्स बचा रह जाता है, जैसा कि आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया गया था कि आपको जो रिएक्शन मिक्सर बचता है तो वहां पे कुछ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट्स बच जाता है एंड आपको कुछ प्रोडक्ट्स बच जाता है। तो वो आपको बेसिकली इसी रिएक्शन का एक पार्ट था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा बच्चे लोग। जनरली थर्मल डिकम्पोजिशन अकर इन ओपन वेसल। अब मुझे ओपन वेसल वाली बात तो बतानी पड़ेगी नहीं, क्योंकि ओपन वेसल है मतलब कुछ ना कुछ आपको गैसेस प्रोडक्ट बनता होगा, वो उड़ जाता होगा, तो अवेलेबल रहेगा ही नहीं जो आपस कंबाइन करेगा प्रोडक्ट्स आपस में और रिएक्टेंट का फॉर्मेशन करेगा। एग्जांपल में देख सकते हैं KClO3 को अगर मान लीजिए हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे MnO2 के प्रेजेंस में, तो बनाएगा क्या, KCl और O2, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, KCl और O2, ठीक है। अब ये ओपन वेसल में होगा तो ऑक्सीजन गैस उड़ जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ KCl। तो O2 गैस तो है ही नहीं जो इससे कंबाइन करके वापस इसमें कन्वर्ट हो, ठीक है ना। क्लियर बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या होगा जनरली थर्मल डिकम्पोजिशन अकर इन क्लोज वेसल में होगा। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए PCl3 से PCl5 टूटेगा, हीट करेंगे तो PCl3 में और Cl2 में, इन दोनों में टूटेगा। अब अगर मान लीजिए कंटेनर पूरी तरह से क्लोज्ड है तो ये Cl2 क्या करेगा, PCl3 से कंबाइन करके और वापस से आपको PCl5 में कन्वर्ट हो जाएगा। 100% क्लियर हो रहा है। इसको रिप्रेजेंट करते एक एरो से, और ये एरो बताता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, एरो से, जो क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। और ये बताता है क्या कि रिएक्शन आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन हो रहा है, आगे की ओर हो रहा है, मींस रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे तो दोनों चीज हो रहा होता है जिसका, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ, इसलिए हम लोग हाफ हेडेड एंटी पैरेलल एरो से दिखाते हैं। देखिए ध्यान से हम लोग देखते हैं, ये क्या है, हाफ हेडेड एरो है, इसमें आधा हेड ही है ना, एक आपको ऐसे हो गया और एक ऐसे हो गया। अब ये हाफ वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट है, वो क्या बताता है, ये बताता है फॉरवर्ड रिएक्शन को, और ये पीछे वाला पार्ट जो क्या बताता है आपको, बैकवर्ड रिएक्शन को, है ना। ये क्या बताता है आपका जी, फॉरवर्ड रिएक्शन को, फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्शन को, डायरेक्शन। और ये क्या है आपका जी, बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्शन। कोई दिक्कत है तो चलिए बताइए मुझे, क्या 100% ये आपको पार्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। चलिए मैं हट जाता हूं, आप सभी स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग इक्विलिब्रियम टॉपिक का स्टडी करेंगे कि ये कितने तरीके का होता है, ये होता क्या है, ठीक है। तो चलिए, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, द स्टेज एट विच ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज, जिसको मेजर कर सकते हैं, जैसे कॉन्सेंट्रेशन हो गया, कलर हो गया, समझे ना, प्रेशर हो गया, ठीक है, आपको हीट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब जो होगा मेजरेबल प्रॉपर्टीज इसको कहते हैं, ठीक है ना। ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ओवर टाइम। अब टाइम बीत रहा है बट ये सब कांस्टेंट है, कलर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर मान लीजिए कोई एक्सपेंडेबल मान लीजिए कोई कंटेनर में हो रहा होगा, है ना, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये सब कुछ कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपको इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है ना। अब चलिए इसके टाइप्स की बात करते हैं, तो आपको इसका दो टाइप होगा। एक होगा फिजिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें आपको सब्सटेंस के केमिकल कंपोजिशन में किसी तरीके का कोई चेंजिंग नहीं आएगा, मींस केमिकल फॉर्मूला जो रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा, मतलब उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। और दूसरा होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, तो स्पेशली आपको इसके बारे में स्टडी करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फिजिकल इक्विलिब्रियम समझ लेते हैं, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फिजिकल इक्विलिब्रियम, इसमें क्या होगा, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेसेस विथ नो चेंज इन केमिकल फॉर्मूला। इसमें क्या होगा, फिजिकल प्रोसेस हो रहा होगा बट आपको यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब ये क्या सब हो सकता है, तो मान लो आपको मेल्टिंग ऑफ सॉलिड्स एंड फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड्स। अब जैसे मान लो मैं बात करता हूं 0 डिग्री टेम्परेचर वाटर का, तो उस टाइम में क्या होगा, मतलब 0 डिग्री टेम्परेचर वाटर का अगर रहेगा, है ना, at 0 degree centigrade of
वाटर। अब अगर हम इस टेम्परेचर पे वाटर की बात करेंगे तो वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको क्या हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, आइस में। एंड एट द सेम टाइम आपको आइस जो होगा, जो पहले से बना हुआ होगा आइस, वो आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो आपको किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, मतलब आइस का मेल्ट होना वाटर में, एंड फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड, है ना। लिक्विड मींस क्या, वाटर का फ्रीज होकर के किस में कन्वर्ट होना, आइस में कन्वर्ट होना। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोनों का दोनों फिनोमेना एक साथ हो रहा होता है, ठीक है ना। मतलब ये दोनों का दोनों क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है, और ये आपका हो गया क्या, फिजिकल इक्विलिब्रियम। कोई दिक्कत है किसी को भी? चलिए आगे बढ़ते हैं। वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड एंड कंडेंसेशन ऑफ गैसेस। जैसे मान लीजिए वाटर को वेपोराइज करते हैं, तो वाटर को वेपोराइज करेंगे तो जिस टाइम में वेपोराइज हो रहा होगा, मतलब वाटर कन्वर्ट हो रहा होगा किसमें, वेपर में, और वेपर एट द सेम टाइम कुछ वेपर कंडेंस होकर के किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा जी, वो फिर से वाटर में कन्वर्ट हो रहा होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो बस यही बातें हैं कि मतलब आपको वाटर को वेपोरेट करेंगे तो वो गैस फॉर्म में जाएगा, मींस वेपर फॉर्म में जाएगा, और वेपर वापस आपका कंबाइन होकर के कंडेंस होकर के एट द सेम टाइम आपको किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, आपको लिक्विड में। अब जैसे इसका एग्जांपल आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि एक कोई पॉट है, बर्तन है खाना बनाने वाला, जिसमें आप पानी डाल चुके हैं और आप उसको चूल्हे पे चढ़ा दिए, गर्म कर रहे हैं, और उसको एक ढक्कन से ढक दीजिए, ठीक है ना। अब चलिए उसको आप गर्म कर रहे हैं, है ना, एकदम स्लो स्लो गर्म कर रहे हैं, कहने का सेंस बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करके गर्म नहीं कर रहे हैं, स्लो स्लो गर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वहां पे इवेपोरेशन तो हो रहा होगा। अब इवेपोरेशन हो रहा होगा, वो वेपर जाके कहाँ पे लगता होगा, तो प्लेट जो ऊपर रखे ढकने के लिए उस पे जाके टकराता होगा, है ना, और फिर वहां पे कंडेंस होता होगा, कंडेंस होकर लिक्विड बन के फिर गिर रहा होगा, फिर आपका इवेपोरेट हो रहा होगा। ये प्रोसेस लगातार क्या होता है, एक सर्टेन टेम्परेचर पे हो रहा होता है, तो ये क्या कहलाएगा, फिजिकल इक्विलिब्रियम कहलाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड्स एंड डिपोजिशन ऑफ गैसेस। अब कोई ऐसा सॉलिड है जिसको सबलाइम कर रहे हैं, सबलाइम कहने का सेंस क्या, आप उसको हीट कर रहे हैं, तो हीट करने के बाद किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और एट द सेम टाइम मान लीजिए कि वही आपको गैस जो होगा वापस आपका डिपोजिशन मींस क्या, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। मतलब सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन, सब्लिमेशन का उल्टा क्या होता है, डिपोजिशन होता है। शायद आप लोग पहली बार शायद सुन रहे होंगे, या कुछ बच्चे जानते भी होंगे। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपको सॉलिड जो होगा वो डायरेक्टली क्या होगा, किस में कन्वर्ट होगा, गैस में, विदाउट चेंज इन लिक्विड, ठीक है ना। और डिपोजिशन कहने का सेंस होता है कोई भी गैस आपको डायरेक्टली कन्वर्ट होगा किस में, जब का किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में, ठीक है ना। जैसे आयोडीन की बात करेंगे, जैसे कैम्फर की बात करेंगे, ये सब कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो सबलाइम्स होता है, जिसको हीट करने पे क्या होता है, तुरंत गैस में कन्वर्ट होगा, और गैस आपका क्या होगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बात समझ में आपको आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इनटू लिक्विड्स। अब देखिए किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करा रहे हैं, तो हम बात करेंगे किसी ऐसे स्टेज का जहां पे सॉलिड मिला रहे हैं, वो डिसॉल्व हो गया, और आपका एट द सेम टाइम जो पहले से डिसॉल्व था वो निकल गया। जैसे हम लोग बात करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन का, इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे मान लो वाटर में आप चीनी मिला रहे हो, शुगर को मिला रहे हो, ठीक है ना। तो मिला चुके हो आप, 1 लीटर वाटर है, उसमें मैक्सिमम 200 ग्राम चीनी मिल सकता था नॉर्मल टेम्परेचर में, नॉर्मल कंडीशन में, तो आप उसको मिला चुके हो। अब जो मिलाओगे, अब जो नेक्स्ट मिलाओगे चीनी, तो वो डिजोल्व जरूर हो जाएगा। अब मान लो 50 ग्राम और चीनी मिलाते हैं, तो वो जाके डिजोल्व हो गया, है ना। खूब अच्छे तरीके से उसको क्या किए, स्टीरिंग किए, तो आपका क्या हुआ, डिजोल्व हो गया। लेकिन एट द सेम टाइम 50 ग्राम चीनी जो पहले से डिजॉल्व था, मतलब 200 ग्राम जो चीनी पहले से डिजॉल्व था, तो उसमें से 50 ग्राम आपको क्या होगा जी, वापस आपका क्या होगा, प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठ जाएगा। कहने का सेंस है सॉल्यूशन से क्या हुआ आपका जी, वो किस में कन्वर्ट हो गया आपका जी, वो सॉल्यूशन से डिटैच हो गया, नीचे जाके बैठ गया। अब वो जो नीचे जाके बैठा है ना, जो नीचे जाके बैठा है, उसमें से 2 मॉलिक्यूल मान लो फिर से डिजॉल्व हो जाएगा, तो एट द सेम टाइम दूसरा 2 मॉलिक्यूल आपका शुगर का नीचे जाके बैठ जाएगा। फिर से 4 मॉलिक्यूल मान लीजिए आपका क्या हो, नीचे जो बैठा हुआ है उससे निकल करके डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में, और फिर से जो पहले से 4 मॉलिक्यूल डिजॉल्व था वाटर में, वो वापस आपका क्या होगा, नीचे जाके बैठ जाएगा। मतलब यहाँ पे एक फिजिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है, जो है क्या, तो डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, ठीक है ना। सॉलिड का आपका लिक्विड में डिसोल्यूशन हो रहा है, और एट द सेम टाइम जो पहले से सॉलिड डिसॉल्व था वो वापस आपका क्या होगा जी, नीचे आपका इनसॉल्युबल बन के नीचे बैठ रहा है। कोई दिक्कत है किसी को भी, एकदम 100% क्लियर है। तो ये किस केस में होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के केस में। चलिए डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इनटू वाटर की बात करते हैं। हाँ, तो बहुत सारे ऐसे गैसेस हैं जिसको आप वाटर में डिसॉल्व कराएंगे तो आराम से डिसॉल्व होगा,
ठीक है ना। वाटर में डिजोल्व करेंगे तो आराम से डिजोल्व होगा और एट द सेम टाइम वही गैस आपका निकल भी रहा होगा आपका जी। अब मान लो कोई क्लोज कंटेनर है, जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूं किसकी, थम्स अप की, स्प्राइट की मैं बात करता हूं, है ना, स्प्राइट की बात करता हूं, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक जिसको बोलते हैं स्प्राइट की बात मैं करता हूं। तो उसमें क्या होता है ना, CO2 गैस रहता है डिजोल्व। अब बताइए कि स्प्राइट के ढक्कन को अच्छी तरीके से बंद कर दीजिए और उसको एक बार सेक करिए। तो सेक करने के बाद क्या होता है कि पूरा का पूरा फेन झाग के रूप में ऊपर आता है और बुलबुला फटता है। फिर क्या होता है, वहां से क्या निकलता है, CO2 गैस निकलता है। अब CO2 गैस निकला, ऊपर के कंटेनर में गया, ऊपर के पार्ट जो स्पेस जो पूरा का पूरा एम्प्टी पार्ट था, अब चूंकि वो तो पूरा सील्ड था बोतल, तो वापस से उस CO2 गैस जो है ना नीचे आपका क्या आकर के उस लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। और ये आपको डिसोल्यूशन और आपको क्या होगा, ये जो निकल रहा है, ये दोनों का दोनों प्रोसेस एक साथ चल रहा होता है और ये क्या होता है, फिजिकल इक्विलिब्रियम में होता है। इसलिए आप देखे होंगे ये प्रोसेस चल रहा होता है तो ढक्कन जैसे खुलता करके आवाज करके निकलता है CO2 गैस, ठीक है ना। ये चीज आप देखे होंगे। तो ये प्रोसेस क्या होता है, वहां पे आपको एस्टेब्लिश रहता है, ठीक है ना। तो आपको ओवरऑल यहाँ पे फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, ये क्या होता है। आपको 100% समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या होगा कि केमिकल रिएक्शन होगा और केमिकल रिएक्शन के बाद आपको रिएक्टेंट जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए ए क्या है, रिएक्टेंट है, बी क्या है, प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी में, और बी आपका क्या होगा जी, किस में कन्वर्ट होगा, मींस प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट होगा, रिएक्टेंट में, ठीक है ना। चलिए यहां पे देखिएगा, स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है ना। ये एक ऐसा स्टेज है रिएक्शन का जिसमें आपको रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा वो किसके बराबर आपको होगा जी, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। अब यहाँ पर रेट कहने का सेंस क्या होता है समझते हैं। रेट कहने का सेंस होता है स्पीड, स्पीड कितने स्पीड से रिएक्शन कर रहा है। अब ये भाई केमिकल रिएक्शन तो कोई बाइक नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं कि धर के एक्सीलरेटर एकदम घुमाया भागने लगा, डिस्टेंस ट्रेवल का डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ये वाली स्पीड तो बात होगी नहीं। यहाँ पे स्पीड कहने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, है ना, प्रेशर चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग। तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, चेंज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम। तो आप जो ये निकालेंगे ना, यहाँ पे ये रेट कहलाएगा। कोई दिक्कत है, यहाँ पे जो है रेट की बात हम लोग करेंगे तो आपको रिएक्टेंट जो हो गया ए, इसका कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन चेंज हो रहा होगा किसी यूनिट टाइम में, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय यूनिट टाइम। इसका भी क्या होगा, कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ चेंज हो रहा होगा यूनिट टाइम में, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इसका जब भी रेशियो निकालेंगे तो आपको सेम आएगा, ठीक है। मतलब आपको केमिकल इक्विलिब्रियम का एक ऐसा, केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन की बात करते हैं तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन, एक ऐसा स्टेज है रिवर्सिबल रिएक्शन का, याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ किसमें पॉसिबल होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन में। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन का एक ऐसा स्टेज है जिसमें आपको जितने स्पीड से कन्वर्ट हो रहा होगा रिएक्टेंट्स किसमें, प्रोडक्ट्स में, उतने ही स्पीड से प्रोडक्ट्स किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा जी, रिएक्टेंट्स में। कोई दिक्कत है किसी को भी, तो यह यहाँ पे आपका क्या होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, अब देखिएगा, कन्वर्सन ऑफ ए इंटू बी वो क्या हो गया, फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया। कन्वर्सन ऑफ बी इंटू ए वो क्या हो गया, बैकवर्ड रिएक्शन हो गया। कोई दिक्कत है किसी को भी, तो ये जितने तेजी से कन्वर्ट हो रहा होगा उतने ही तेजी से आपका ये कन्वर्ट हो रहा होगा। अब इसको जरा समझने के लिए हम लोग समझते हैं कि अगर एक सेकेंड में ए का 10 ठो पार्टिकल कन्वर्ट हो जाता है किसमें जी, बी में, तो एट द सेम टाइम एक सेकेंड में, उसी एक सेकेंड में, अब एक सेकंड की बात कर रहे हैं ना, तो एक सेकंड में, जिस एक सेकंड में ये 10 मिल करके क्या हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो चुका है, प्रोडक्ट में, तो एट द सेम टाइम आपको क्या होगा, ये भी आपको बी भी जो है ना कन्वर्ट हो जाए किसमें, 10 ठो ए में। तो ऐसे में क्या हुआ जी, ए का संख्या मेंटेन रह गया, समझे ना। 100 मान लीजिए ए का संख्या था, 100 था ए का संख्या। अब एक सेकंड में 10 कन्वर्ट हो गया इसमें, तो हो गया 90, और उसी एक सेकंड में आपको बी जो है कन्वर्ट हो जाए किसमें, आपको ए में। तो कितना हो जाएगा आपका जी, पहले से 90 था फिर हो गया 10, कितना वो 100 हो गया। मतलब इसका भी संख्या मेंटेन हो गया, इसका भी संख्या मेंटेन हो गया, इधर भी जो जितना अमाउंट रहेगा आपका बी का पहले से वो होगा ही, समझे ना। तो ये क्या होगा आपका, वही चीजें हैं कि ये क्या होगा, आपको स्पीड जो होगा ना वो क्या होगा, स्पीड जो होगा ए का बी में कन्वर्सन का, बी का ए में कन्वर्सन का, वो दोनों का दोनों इक्वल रहेगा। आगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो वहां पे और अच्छी तरीके से इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, इस स्टेज में क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम के स्टेज में क्या होता है,
कि रिएक्टेंट्स का अमाउंट एंड प्रोडक्ट्स का अमाउंट बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं करता है। अब इस कांस्टेंट कहने का मतलब ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि इसका 2 मोल है तो इसका भी 2 मोल रहेगा, इसका 4 मोल है तो इसका भी 4 मोल है। जरूरी नहीं है कि दोनों का आपको अमाउंट सेम हो, हाँ किसी किसी केस में सेम होता है, लेकिन हर केस में सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए मैं लिख दिया हूं at this stage concentration of reactants and products becomes constant but not necessarily equal, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी की बात करते हैं। गिव्स फ्री एनर्जी चेंज की वो होगा 0, है ना। गिव्स फ्री एनर्जी जो होगा चेंज होगा वो क्या होगा, हमेशा 0 होगा। मतलब कोई यहाँ पे टोटल जो फ्री एनर्जी का चेंज की बात करेंगे ना, कोई एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट आपका क्या होगा यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? चलिए हम लोग केमिकल करें और फ्यूचर को समझ लिए। अब हम लोग चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है। चलिए अब हम लोग डिस्कशन करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कुछ ग्राफ्स को भी प्लॉट करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये होते हैं, ठीक है। तो चलिए, इट इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक कहने का सेंस होता है एक्टिव, जो हमेशा एक्टिव हो। मतलब आपको लगेगा कि ये बिल्कुल सोया हुआ है, मर चुका है, रुक चुका है, खत्म हो चुका है, बट ऐसा नहीं है। आप उसको छेड़ेंगे तो फिर छिड़ जाएगा, ठीक है ना। कहने का सेंस यहां पे होगा कि इट इज डायनामिक, इट इज और डायनामिक इक्विलिब्रियम कहने का सेंस हमेशा एक्टिव रहेगा। इसका मतलब है क्या कि आपको लगेगा कि रिएक्शन रुका हुआ है ना, बट ऐसा नहीं होगा। मतलब आपको रिएक्टेंट जो होगा कन्वर्ट हो रहेगा प्रोडक्ट में, एंड प्रोडक्ट जो होगा कन्वर्ट हो रहा होगा क्या, रिएक्टेंट में। मतलब हमेशा ये रिएक्शन आपका लगा ही रहेगा, बट आपको यहाँ पे स्पीड दोनों का सेम होने की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि दो एकदम बिल्कुल रिएक्शन रुका हुआ है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ कॉन्सेंट्रेशन में, कुछ मतलब रिएक्शन में कुछ फर्क तो दिख ही नहीं रहा होगा आपको। तो आपको तो ऐसा लगेगा कि ये तो रिएक्शन रुक चुका है, बट ऐसा नहीं है। आपको रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में एकदम बिल्कुल आपको क्या होगा, सेम रेट से कन्वर्ट हो रहा होगा। इस कारण से आपको कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, at this state concentration of reactants and products remains constant। इस स्टेट में क्या होता है ना कि आपको रिएक्टेंट का एंड आपको प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि दोनों का दोनों इक्वल होगा। अब चलिए ग्राफिकली इसको हम लोग देखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। इधर मैंने डाला कॉन्सेंट्रेशन और इधर मैंने डाला टाइम, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब चलिए हमारे पास जो रिएक्शन का एक सैंपल है वो आपको कुछ इस प्रकार से है। ये हो गया आपका रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो अब चलिए जीरो टाइम पे आपको रिएक्टेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं ये, और आपको यहां पे समझ लीजिए कि इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा कितना, तो ए नॉट। देखिए बिग ब्रैकेट में जब भी बंद करेंगे ए को, तो ये इंप्लाइज क्या करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो ये हो गया क्या, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। और यहां पे जो होगा आपका जी वो क्या होगा, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी होगा। क्योंकि जीरो टाइम पे, अरे जस्ट हम लोग रिएक्शन सेटअप तैयार ही किए हैं, रिएक्शन अभी शुरू हुआ नहीं है, तो उस टाइम में आपको उस कंटेनर के अंदर में सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट ही होगा, तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन आपको ये ए मैक्सिमम है। अब जैसे जैसे टाइम आपको बीतेगा वैसे वैसे आपको रिएक्टेंट जो होगा ना कन्वर्ट होता चला जाएगा किसमें, प्रोडक्ट में। तो ऐसे में रिएक्टेंट का अमाउंट लगातार डिक्रीज करता चला जाएगा, और डिक्रीज करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे हो जाएगा कांस्टेंट। क्योंकि मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा है आपको, यहां पे क्या हो जाएगा, रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ये किसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया आपका जी, रिएक्टेंट्स का। जीरो टाइम पे मैक्सिमम था, टाइम बीता तो ये घटा, कॉन्सेंट्रेशन घटा, अब आगे बढ़े घटा। अब देखिएगा एक पार्टिकुलर टाइम पे क्या हो गया, ये बिल्कुल हो गया कांस्टेंट, ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को भी। चलिए अब इसी टाइम इंटरवल की हम लोग बात करते हैं, तो क्या हुआ होगा, जैसे ही आपको रिएक्शन सेटअप को रखे, रिएक्शन स्टार्ट हुआ, तो ए का अमाउंट घटना स्टार्ट हुआ, क्योंकि ए का कन्वर्सन किस में हो रहा है, बी में हो रहा है ना। तो ए का अमाउंट घटना स्टार्ट हुआ क्योंकि ए का कन्वर्सन बी में हो रहा है। तो आपको यहाँ पे बी का अमाउंट लगातार बढ़ने लगेगा, बी का अमाउंट क्या होगा, लगातार बढ़ने लगेगा, और बढ़ते 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 आपको क्या होगा, यहाँ पे बढ़ते बढ़ते कुछ टाइम के बाद आपको रिएक्शन बिल्कुल, रिएक्टेंट बिल्कुल आपका कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो जाएगा।
मतलब यहाँ पे ये जो हो गया वो क्या हो गया, बी का हो गया। टाइम बढ़ने के साथ साथ आपको बी का अमाउंट बढ़ रहा है क्योंकि ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, और टाइम बढ़ते बढ़ते एक पार्टिकुलर टाइम के बाद आपको इसका भी अमाउंट हो गया कांस्टेंट, ठीक है ना। तो हम लोग अगर इस टाइम की बात करेंगे तो ये हो गया क्या, इक्विलिब्रियम टाइम हो गया, समझे ना। ये क्या हुआ, इक्विलिब्रियम टाइम हुआ। इस टाइम पे आते ही क्या हुआ, रिएक्टेंट का अमाउंट कांस्टेंट, प्रोडक्ट का अमाउंट कांस्टेंट, क्योंकि अब आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बिल्कुल क्या हो रहा होगा, कन्वर्सन जो होगा एक दूसरे में वो एकदम बिल्कुल इक्वल रेट से होगा। मतलब इस टाइम पे हो क्या रहा होगा। अच्छा देखिए बाबू, एकदम ध्यान से देखिएगा, ऐसा नहीं है कि अचानक से आपका ये टाइम आया और फिर आपका कन्वर्सन एक दूसरे में स्टार्ट हो गया। देखिए सुनिए मेरी बातों को ध्यान से, ए कन्वर्ट हुआ किसमें, बी में। अब देखिए जैसे देखिएगा 1 सेकंड में 10 मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया जी किसका, 1 सेकंड में 10 मॉलिक्यूल, सॉरी 10 नहीं, मान लीजिए 1 सेकंड में 100 मॉलिक्यूल आपको ए का कन्वर्ट हुआ किसमें, बी में, ठीक है ना। चलिए तो अब अगले सेकंड में क्या होगा जी, इसके पास पहले से क्या था, 100 मॉलिक्यूल था। अरे 1 सेकंड में आपको कन्वर्ट हुआ किसमें, आपको 1 सेकंड में इसका 100 मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुआ किसमें जी, इसमें कन्वर्ट हो गया। तो चलिए इसका मान लीजिए 50 मॉलिक्यूल बना। अब ये 50 मॉलिक्यूल जो होगा अगले सेकंड में इसका कुछ पोर्शन क्या होगा, कन्वर्ट होगा बी में। तो हो सकता है 50 मॉलिक्यूल में से क्या रहेगा, 10 मॉलिक्यूल होगा अगले सेकंड में इसका इसमें कन्वर्सन हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कन्वर्सन लगातार क्या रहेगा, बना रहेगा। और जिस टाइम में आपको कि ये कन्वर्ट होके इसको दे रहा है उतना अमाउंट, और इसका पार्टिकुलर उतना ही अमाउंट कन्वर्ट होके क्या हो रहा है, जितना अमाउंट इसका हुआ था घटा था उतना अमाउंट दे दिया, तो ये आपका टाइम क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट टाइम कहलाएगा। कहने का सेंस ये रिएक्शन आपको फॉरवर्ड स्टार्ट हुआ तो एट द सेम टाइम बैकवर्ड रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। बट ये है कि स्टार्टिंग में आपको बैकवर्ड रिएक्शन का रेट स्लो होगा, कम होगा, मतलब जितना तेजी से ए कन्वर्ट हो रहा होगा बी में उतना तेजी से बी ए में कन्वर्ट नहीं हो रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे ए का अमाउंट घटता जा रहा है, बी का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, तो बी का रेट भी बढ़ता चला जाएगा। और बी का रेट बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, जब का ए के रेट के बराबर आ जाएगा। कहने का सेंस क्या होगा, ध्यान से सब लोग सुनिएगा कि स्टार्टिंग में ए का कन्वर्सन बी में बहुत तेजी से होगा और बी का कन्वर्सन ए में थोड़ा स्लो होगा। लेकिन टाइम जैसे जैसे बीतेगा वैसे वैसे ए का अमाउंट घटेगा और बी का अमाउंट बढ़ेगा। तो ए से बी का कन्वर्सन थोड़ा स्लो होगा लेकिन बी से ए का कन्वर्सन फास्ट होता चला जाएगा। और एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे क्या होगा, ए का कन्वर्सन बी में हो रहा होगा जितना तेजी से, उतना ही कन्वर्सन उतना ही तेजी से क्या होगा, बी का ए में कन्वर्सन होगा, ठीक है ना। तो वो टाइम क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम टाइम कहलाएगा। तो अब यहां पे देख लीजिएगा जी, आपका एट इक्विलिब्रियम टाइम कॉन्सेंट्रेशन हो गया ये, एट इक्विलिब्रियम टाइम बी का कॉन्सेंट्रेशन हो गया ये, तो ये क्या होगा, ये हो गया ए का कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या हुआ, बी का कॉन्सेंट्रेशन। इसको लिख देते इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब ये इक्विलिब्रियम टाइम पे हो गया। तो क्या ये दोनों का दोनों क्या है, इक्वल है क्या, कांस्टेंट जरूर है लेकिन क्या इक्वल है क्या, किसी किसी केस में इक्वल होगा। तो मतलब ग्राफ जो होगा बिल्कुल ऐसा भी बन सकता है, ठीक है ना। चलिए ग्राफ आपको ऐसा भी बन सकता है, देखिएगा ध्यान से, ऐसा भी देखिए ग्राफ आपको ऐसा भी बन सकता है। अगर किसी केस में मान लीजिए, किसी केस में अगर कॉन्सेंट्रेशन हो गया इक्वल तो आपको ऐसा बन सकता है ग्राफ, ठीक है ना। मान लीजिए किसी कॉन्सेंट्रेशन, किसी केस में क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन अगर इक्वल हो गया तो ग्राफ आपको ऐसा बन सकता है। ये हो गया ए का वेरिएशन, ये क्या हुआ, बी का वेरिएशन। इस केस में आपको क्या होगा, ये है आपका क्या, इक्विवेलेंट टाइम है, ये क्या इक्विवेलेंट टाइम। और इस केस में दोनों का कॉन्सेंट्रेशन हो गया क्या जी, आपका इक्वल। यहाँ पे क्या हुआ, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन हो गया आपको इक्विवेलेंट टाइम में इक्वल हो गया। कोई दिक्कत है जी, तो जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही होगा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत है किसी को भी। चलिए और आपको ऐसा हो सकता है कि इसका भी आपको आगे बढ़ जाएगा ऊपर और नीचे भी। तो एक और मैं ग्राफ आपको दिखाई देता हूं, देख ही लीजिए, देख ही लीजिए आप लोग। ऐसा ये हो गया ए का कॉन्सेंट्रेशन और ऐसा ये हो गया किसका, बी का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। चलिए ये एक पार्टिकुलर टाइम के बाद आपका क्या हो रहा है कि ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, मतलब ये टाइम हो गया क्या, इक्विलिब्रियम। एक सेकेंड है ना, ये इधर क्या हो गया, टाइम हो गया। तो मतलब कहने का सेंस है इन तीनों में से कोई भी ग्राफ आपको देखने को मिल सकता है। बस आपको वहां पे ये देखना है कि किसी पार्टिकुलर टाइम के बाद कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है दोनों का। याद रखिएगा कि सेम टाइम पे क्या होगा, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन में चेंजिंग स्टॉप हो जाएगा, ठीक है ना। सेम टाइम पे, इसी टाइम पे इसका भी कॉन्सेंट्रेशन में चेंजिंग स्टॉप हो गया और इसका भी कॉन्सेंट्रेशन में चेंजिंग स्टॉप हो गया। इसी टाइम पे दोनों का कॉन्सेंट्रेशन में चेंजिंग स्टॉप हो गया। यहां भी वही चीज आपको दिखाया गया है, ठीक है ना।
तो यही हो गया आपका जी इसका ग्राफ हो गया कि आपको क्या होगा इस टाइम में क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन में चेंजिंग जो होगा ना वो बिल्कुल क्या होगा रुक जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है ना, चलिए इसको मैं इरेज करता हूं, फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट की। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट की बात करते हैं। कैटलिस्ट का प्रेजेंस जो है ना आपको इक्विलिब्रियम का जो होता है ना उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम का आपको पोजीशन को कभी भी चेंज नहीं करता है, समझे ना। वो क्या करता है इक्विलिब्रियम को अचीव करने में टाइम कम लगाता है। कहने का सेंस क्या होगा ना कि इक्विलिब्रियम कितना देर में अचीव होगा उसको रिड्यूस कर देता है। अब जरा इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं, इट ओनली reduces the time to achieve equilibrium स्टेज, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा इक्विलिब्रियम स्टेज को अचीव करने में टाइम जो लगता है ना उसको रिड्यूस करेगा और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। यहां पे लिख देते हैं, इट डजंट अफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बिल्कुल भी अफेक्ट ये नहीं डालेगा। देखिएगा ध्यान से, इधर मैं लगा दिया हूं आपको रेट, ठीक है ना, रेट, और इधर क्या हुआ आपका जी टाइम। ठीक है, चलिए रेट की हम लोग बात करते हैं तो क्या होगा आपको ये जो हो गया है ना, ये जो हो गया वो क्या हुआ फॉरवर्ड रेट हो गया, फॉरवर्ड रेट। और ये जो होगा आपको क्या होगा, ये हो गया क्या बैकवर्ड रेट। बैकवर्ड रेट समझिए जरा ध्यान से, अगर मान लीजिए ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है ना, ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है तो ये जो हो गया ये किसका हो गया, ए से कन्वर्सन हो गया किसका बी में, और ये जो कन्वर्सन हो गया किसका हो गया बी से कन्वर्सन हो गया किसमें जी ए में। ठीक है ना, चलिए तो आपको ए से कन्वर्ट हो रहा है बी में और बी से कन्वर्ट हो रहा है किसमें जी आपका ए में। अब चलिए ये क्या है ना अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में, अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में, ठीक है ना। ये आपको क्या है ना ये एक पार्टिकुलर ऐसा टाइम है जहां पे दोनों का रेट मतलब फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट दोनों का दोनों इक्वल हो रहा है। मींस आपको फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन रेट इक्वल हो रहा है, ये क्या हुआ आपका इक्विवेलेंट टाइम हो गया। लेकिन अगर हम लोग कैटलिस्ट की बात करेंगे तो वो काम क्या करेगा, तो वो देखिए ध्यान से आप लोग, वो स्पीड को फास्ट करके और पहले ही रेट को इक्वल कर देगा। देखिए इसी टाइम पे क्या हुआ ना आपको यहाँ पे रेट जो हो गया ना वो क्या हुआ इक्वल हो गया। ये जो ब्लू वाला जो कर्व दिखाया गया है वो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है। ये क्या है आपका जी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है, और ये क्या है अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट है। मतलब कैटलिस्ट का जब अब्सेंस था तो आप देखिए कि ज्यादा टाइम लगा था रिएक्शन का रेट इक्वल होने में, है ना। मतलब इक्विवेलेंट टाइम को मतलब इक्विवेलेंट स्टेज को अचीव करने में ज्यादा टाइम लगा था। लेकिन जैसे ही हम लोग कैटलिस्ट को लाए तो वो टाइम रिड्यूस हो गया। तो बस काम यही होता है इसका। ये क्या ब्लू वाला कर्व क्या है आपका जी, अच्छा ये हम लोग दिखा देते हैं क्या अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये है अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। और ये जो हो गया क्या हो गया आपका जी, ये जो हो गया क्या हो गया प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है ना, कोई दिक्कत है किसी को भी। चलिए ये बातें समझ आ गया, तो आपको समझना है कि प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का प्रेजेंस क्या बताता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा आपको इक्विवेलेंट स्टेज को अचीव करने में टाइम को रिड्यूस कर देगा, समझे ना, टाइम को क्या करेगा घटा देगा। ठीक, कोई दिक्कत है किसी को भी। चलिए अब हम लोग देखते हैं जी नेक्स्ट, देखिएगा आपको इक्विवेलेंट स्टेज में इफेक्ट किसका देखने को मिलेगा, टेम्परेचर का इफेक्ट देखने को मिलेगा, कॉन्सेंट्रेशन का, प्रेशर का, वॉल्यूम का, इन सब का इफेक्ट देखने को मिलेगा, समझे ना। यहां पे बोल सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर
प्रेशर, concentration, volume affects on equilibrium स्टेज, है ना। आपको टेम्परेचर का चेंज, प्रेशर का चेंज, कंसंट्रेशन का चेंज, वॉल्यूम का चेंज, है ना, इन सब का चेंज क्या करेगा, रिएक्शन के इक्विलिब्रियम स्टेज को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, समझे ना। अब ये रेट मान लो ये था, तो हो सकता है टेम्परेचर का चेंज करने के बाद रेट ऊपर चला जाएगा, है ना, पूरा का पूरा फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड ऊपर चला जाएगा, फिर हो सकता है नीचे चला जाएगा। मतलब ये जो आपको इक्विलिब्रियम स्टेज में इक्विलिब्रियम टाइम में जो आपको रेट जो अचीव हुआ, ये जो पार्टिकुलर स्पेसिफिक रेट होगा, इसमें ऊपर नीचे चेंजिंग आ जाएगा, इसमें चेंजिंग होने की वजह से। अभी हो सकता है क्या होगा कि 3 मोल पर सेकेंड आपका हो रहा होगा जी, आपका फॉरवर्ड एक्शन बैकवर्ड एक्शन भी, तो अगर इन सब में कोई चेंजिंग कर देते तो यहाँ पे हो सकता है 4 हो सकता है, 4 मोल पर मिनट, सॉरी पर सेकेंड, या फिर या फिर क्या हो सकता है 2 मोल पर सेकेंड आपका क्या होगा, रिएक्शन का रेट हो सकता है। मतलब इसमें चेंजिंग आने लगेगा इस सब में चेंज करने के बाद। इसमें चेंज प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, बस टाइम को रिड्यूस करेगा, ये टाइम को क्या करेगा, कम लगाएगा। आप लोग बचपन में पढ़े भी होंगे कि ये क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देता है, मींस क्या होगा, स्पीड ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देता है, ठीक है ना। तो चलिए यही था आपका आज का टॉपिक, और आज के टॉपिक से रिलेटेड मैंने कुछ 5-6 क्वेश्चंस लगा दिए पीडीएफ फाइल में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फाइल के रूप में, तो प्लीज आप लोग डाउनलोड करके उसको बनाना स्टार्ट करिएगा, और आपसे बन जाए, ठीक है ना, तो ठीक है, और नहीं बने तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लोग उस क्वेश्चन नंबर का नंबर सेंड कर दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में आऊंगा, तो उस क्वेश्चन को पहले डिस्कस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।